तो कल का मैच हुआ, कल का मैच आप सबने देखा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो रीज़न बनी इंडिया की हार का। अब वो रीज़न्स क्या-क्या हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं, टीम सिलेक्शन। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप सिंह से कैसे बेटर है। मतलब अर्शदीप सिंह के आप ओडीआई में जितना भी वो खेला उसने अच्छा परफॉर्म करा है। टी20 में वो प्रूवन मैच विनर्स है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया का। टेस्ट में उसको मौका ही नहीं मिलता। टेस्ट में भी आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते हो, आप हर्षित राणा को खिलाते हो, आप अर्शदीप सिंह को खिलाते नहीं हो, जबकि वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर है। उसको आप कंसीडर करते ही नहीं हो आधी बार। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी की। अब शुभमन गिल एज अ प्लेयर ठीक है, वो एक अच्छा परफॉर्मर है, एक अच्छे मैच को जिता सकता है, कि लगता है कि हाँ एक ठीक ठाक प्लेयर है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, शुभमन गिल एज अ कैप्टन अभी तक मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि ना तो वो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। इंडिया में अभी तक जितने भी कैप्टन हुए हैं, हमेशा सबके एक बॉडी लैंग्वेज होती है। धोनी भले ही काम थे, लेकिन एट अ टाइम्स वो भी एग्रेसिव होते थे। विराट कोहली तो हम सब जानते हैं, सौरव गांगुली बहुत अच्छी कैप्टनसी करते थे। तो जितने भी हमारे राहुल द्रविड़, इनफैक्ट राहुल द्रविड़ भी जब कैप्टन थे थोड़े टाइम के लिए, वो एक बहुत अच्छे डिसेंट तरीके से इंडिया को मैनेज करते थे। लेकिन शुभमन गिल एक तो पहले उसको कोई कैप्टन मानने को तैयार नहीं, ऊपर से वो खुद को भी कैप्टन मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आराम से बैठा रहता है, जब जैसे ही उस पर कैमरा आता है तो उसे लगता है कि हाँ कुछ दिखाने की ज़रूरत है, तो वो कुछ हरकतें करने लगता है कि इधर उधर प्लेयर कर दिया, और कुछ नहीं है। लिटरली शुभमन गिल एज अ कैप्टन अभी तक एक टोटल फेलियर है। ना ही वो बॉलिंग प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, ना ही वो फील्ड प्लेसमेंट, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ऑन पॉइंट हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा वो कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। और दूसरी बात है कि अपने प्लेयर्स पे अगर आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे या अपने प्लेयर्स को उतना टाइट लेकर नहीं चलोगे, तो कहीं ना कहीं फंबल होएगा। रीज़न हुआ तीसरा है बैटिंग। बैटिंग में टॉप ऑर्डर का एक कलेक्टिव फेलियर था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि रोहित शर्मा के रन नहीं आए, दोनों मैच में उन्हें एक अच्छे स्टार्ट मिली है, लेकिन उनके रन अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा जिस लेवल के प्लेयर हैं, उनके रन आज नहीं तो कल आ जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। और पहले पिछले सीरीज़ बहुत अच्छी गई थी उनकी, पिछले सीरीज़ में भी एक दो अच्छे स्टार्ट थे, लेकिन दो अच्छे स्टार्ट थे, एक नॉर्मल मैच था, तो उन्होंने ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में तो वो मैन ऑफ द सीरीज़ थी, तो ठीक है, कभी कभार होता है कि ऑफ रन होते हैं। फिर कल की तो जो विकेट भी थी वो स्टार्टिंग में थोड़ा फंस रही थी, तो स्टार्टिंग में शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही फंस रहे थे। ऐसा था कि 5 ओवर तक ज़्यादा रन भी नहीं बने थे, 15-20 रन बने थे मुश्किल से, तो उसमें भी वो फंस रहे थे। इसलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच में रोहित शर्मा के रन आ जाए, विराट कोहली 7 रन आ जाने चाहिए थे भाई, एक सेंचुरी रह गई, पर चलो पुरानी बात है। इसलिए हम कल की बैच की बात करते हैं। उसमें क्या हुआ कि बाकी सब बढ़िया था, चल भी अच्छे रहे थे। पहली बॉल पे आते ही चौका लगाया कवर ड्राइव का, वो भी बिल्कुल चल के, बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे 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 वो प्रेशर बिल्ड होता गया, होता गया, होता गया, और इन द एंड्स वो रन, क्योंकि विराट कोहली की एक टेक्निक होती है कि अगर उन्हें लगता है ना कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो वो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल से मैच चलाते हैं। लेकिन वो सिंगल डबल हो नहीं पाया और वो इनसाइड एज स्टम्प्स पे लग गई। कई लोग इसे 2023 का रेफरेंस दे रहे हैं, बट प्लीज़ पुराने दिन को, बेकार दिनों को बिल्कुल याद ना करो, छोड़ दो उस चीज़ को। आगे चलते हैं। श्रेयस अय्यर का एक रेयर फेलियर है। यूजुअली वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन कल थोड़ा फंसे हुए लगे, तो उनके लिए केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है कल। केएल राहुल की बैटिंग जो थी कल शुरुआत में, जब वो आए, जब वो 25-30 बॉलों पे 10-15 रन पे खेल रहे थे, तो ऐसा लगा कि फंस रहे हैं काफ़ी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड करी और एंड में फिनिश भी अच्छा करा। एक टाइम पे जो इंडिया का स्कोर लग रहा था कि 250-60 रह सकता है, उन्होंने 280-90 तक लिया, उन्होंने अपनी तरफ से फुल करा। बट जो साथी कंट्रीब्यूशन था वो उतना अच्छा नहीं था कि उस लेवल तक इंडिया एक स्कोर पहुंचा पाए, 300, 320, 30, तो वो नहीं पहुंचा। जडेजा, नितेश रेड्डी को तो ये बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। ना नितेश रेड्डी की बॉलिंग करा रहे हैं, ना उसकी बैटिंग पूरी अच्छे से आती है। जडेजा से उसे पहले बेच सकते थे। अगर आपको अपना प्लेयर तैयार करना है, हार्दिक पांड्या एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। हार्दिक पांड्या को टाइम लगा था, बनते बनते बॉलिंग डालते डालते वो प्लेयर बना था। और दूसरा, बैटिंग में भी अच्छा था हार्दिक पांड्या, बहुत अच्छा था। नितेश रेड्डी भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसे मैच सिचुएशन में डालोगे नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो कितना अच्छा है और वो क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये नितेश रेड्डी को नीचे बिल्कुल वेस्ट कर देते, तो उसको देते ही 10-15 बॉल है, तो 10-15 बॉल में फिर होता क्या है, या तो आउट हो जाता है या वो खुद भी रन नहीं बना रहा उतने। तो ये वाली चीज़ों में दिक्कत है। इसके बाद हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा का। कल एक टोटली ऑफ डे था। समझ नहीं आया कि रविंद्र जडेजा, पता नहीं, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरी तरफ से, ये सिर्फ मैं समझता हूँ, पिछले 4-5 मैचेस में रविंद्र जडेजा उस फॉर्म में नहीं लगे जिस फॉर्म में वो यूजुअली होते हैं। तो पता नहीं, अब जो भी है, जैसा भी है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऑफ हों, थोड़ा बहुत उनके ऊपर प्रेशर भी बन रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल लगातार अच्छा कर रहे हैं, और अक्षर पटेल को ड्रॉप नहीं करा है इस सीरीज़ के लिए। मे बी स्पेसिफिक रेस्ट दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, इसलिए वो अक्षर पटेल को और हार्दिक पांड्या को या बुमराह को वो उस फॉर्मेट के लिए भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ओडीआई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओडीआई का वर्ल्ड कप अगले साल है, तो इसलिए वो थोड़ा मैनेज करके चल रहे हैं। बात आते हैं नीतीश रेड्डी की, बात हो गई। उसके बाद हर्षित राणा वगैरह से आप बैटिंग थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतनी नहीं कि वो एक स्कोर जो 280-290 है वो 320 to 330 ले जाए।
ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में हर्षित राणा ने स्टार्ट अच्छी दी, मोहम्मद सिराज ने बढ़िया बॉलिंग डाली, लेकिन अभी फ़र्क पता है क्या होता, अगर यहीं पे अर्शदीप सिंह होता ना, तो स्टार्टिंग में जो विकेट्स 1-2 आई है ना, हो सकता है वो इंडिया की तरफ 3-4 विकेट होती है, और उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक जो होता है ना कि 1-2 विकेट से और एक जो 3-4 विकेट से प्रेशर बनता है, वो दोनों प्रेशर अलग होता है। उस प्रेशर में फिर कुलदीप यादव भी आपका रोल में आता। कुलदीप यादव पिछले 3-4 मैचेस अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ उठा के देखोगे, तो कुलदीप यादव इनइफेक्टिव रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर के पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया के पिचेस पे आप वर्ल्ड कप याद करो। वर्ल्ड कप में जो लीग स्टेज का मैच था और जो वो था सेमीफाइनल का मैच था, दोनों में कुलदीप यादव ने स्ट्रगल करा है। वहाँ पे दोनों मैचेस में मोहम्मद शमी ने 5-5 विकेटें ली थी। 5 विकेट उन्होंने पहले उसमें लीग मैच में भी ली थी, और सेमीफाइनल में भी, तो सेमीफाइनल में तो उन्होंने 6 for 7 पर लिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो 6 for 7 बहुत अच्छे बॉलर थे मोहम्मद शमी, पर एज़ यू नो कि आप और हम नहीं जानते कि वो क्यों बाहर हैं, और वो शायद इस करियर के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं जहाँ शायद उन्हें कुछ भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना उनके अगेंस्ट ही जाएगा। तो मोहम्मद शमी का शायद करियर ख़त्म हो चुका है, और अगर उन्हें अगली सीरीज़ में जो भी होगा, अभी थोड़े टाइम के लिए ओडीआईज़ नहीं है, उसके बाद जब भी अगली टीम सेलेक्ट होगी, उसमें पता चलेगा कि मोहम्मद शमी का एक्चुअल में कितना करियर बचा हुआ है या कितना नहीं। और अगर वो उसमें भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि 2027 के वर्ल्ड कप में वो सिलेक्ट होंगे। तो ये बात हो गई बॉलिंग की। तो स्टार्ट हमें डिसेंट मिला, ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा स्टार्ट था या बहुत अच्छा स्टार्ट था, बट हाँ एक डिसेंट स्टार्ट था। 30-40 रन पे हमने 2 आउट भी कर लिए, तो वो एक अच्छी तरीके से पार्टनरशिप चली, फिर उनकी बिल्ड होनी शुरू हुई। उस टाइम पे सबसे बड़ा जो लैप्स हुआ है वो फील्डिंग का हुआ है। फील्डिंग पिछले 4-5 भी नहीं बल्कि 7-8 मैचेस हो गए टेरेबल है। अगर मेरे को एक वर्ड यूज़ करना है, टेरेबल। इतनी घटिया फील्डिंग मैंने कभी इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं फील्डिंग। मतलब मिसफील्ड हो रही हैं, कैचेस छूट रही हैं, प्रेशर नहीं बन रहा फील्ड पे, ऐसा लग रहा है जहाँ पे सिंगल होना चाहिए वहाँ पे डबल हो रहा है, ईजी रन दिए जा रहे हैं। हाँ, हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जिनको ये लोग नॉन कमिटल बोलते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। शुभमन गिल का तो क्लियर है, तो मेरे को कैप्टन नहीं मानते, मैं मेरे को भी कैप्टन नहीं मानता, इसलिए उनका लॉजिक क्लियर है, वो खड़ा रहता है फील्ड में यूँ, बस उसका कोई काम नहीं है। वो बस मैच को देखता रहता है कि हाँ मैच इधर हो रहा है उधर हो रहा है, कुछ नहीं लेना देना। एक कैप्टन की है ना एक इंस्टिंक्ट होती है, हर एक कैप्टन की एक अपनी इंस्टिंक्ट होती है कि वो टीम को कैसे चलाना चाहता है, वो टीम को कैसे बनाना चाहता है। और प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत लोग जीटी कोटा भी बोलते हैं, और वो हो भी सकता है, बिल्कुल मैं उस चीज़ में डिसएग्री नहीं करूँगा, काफ़ी हद तक वो चीज़ है। गौतम गंभीर मेरे को भैया हर्षित राणा चाहिए इस टीम में, शुभमन गिल मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए। तब आप 2 फास्ट बॉलर ऑलरेडी खिला रहे हो, तो एक तीसरे की जगह बन रही है, उसमें क्या खेलेगा, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, 3 आपके जो टॉप प्लेयर हैं। सिराज रिमेंबर नंबर 1 बॉलर था वो 23 के राउंड 2023 में, वो नंबर 1 ओडीआई बॉलर था, उसको बाहर बैठा रखा है, किस लिए पता नहीं। इसलिए पता नहीं ये टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है। अच्छा, हर्षित राणा खेलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा खेलेगा, चेंज कौन होगा, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। लॉजिक्स ज़ीरो, ज़ीरो लॉजिक है। आप किसी भी फॉर्मेट में बात कर लो, किसी भी फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह इज़ अ बेटर बॉलर दैन प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसा मेरे को 10 में से 1 लोग भी अगर मेरे को बता देना कि प्रसिद्ध कृष्णा इसलिए बेटर है, भाई अगर उसकी हाइट और पेस के लिए तुम बोलोगे ना कि ये बढ़िया बॉलर है, हाइट और पेस से बढ़िया बॉलर नहीं बनते हैं। आपकी लाइन लेंथ, ग्लेन मैकग्राथ के पास कोई 140 की पेस नहीं थी, लेकिन ग्लेन मैकग्राथ बॉलर ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है वो पेसर में, नॉट स्पिनर, क्योंकि फिर वहाँ पे शेन वॉर्न आ जाता है, तो इसलिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर था एज अ पेसर। तो अगर आप बोलोगे कि हाइट से और पेस से कुछ होता है, आज की जनरेशन में 140-150 वाले बॉलर बहुत हैं। और पहले के ज़माने में होता था कि 140-150 एक रेयर कमोडिटी थी इंडिया में, लेकिन अब वो हैं। लेकिन उस पेस का फ़ायदा क्या, पेस तो उमरान मलिक के पास भी थी, पेस तो आपका मयंक यादव के पास भी थी, दोनों आज है नहीं। एक टाइम पे हाइप बनती है, पेस बॉलर के अराउंड हाइप ज़रूर बनती है कि वो आएंगे मैच जिताएंगे बहुत कुछ होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि वो फिटनेस ही नहीं रख पाते उतना, और फिटनेस रख पाते हैं तो लाइन लेंथ का इशू आ जाता है। तो ये चक्कर की वजह से वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न और हो सकता है कि ठीक है, अब उसमें ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक चीज़ें हैं जो इंडिया को ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी फील्डिंग तो टेरेबल है। कुलदीप यादव का एक ऑफ डे था, कुलदीप यादव एक अच्छे बॉलर है, लेकिन मुझे कुलदीप यादव को लेकर एक पर्सनल ओपिनियन है। कुलदीप यादव को अगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा तो वो रोहित शर्मा ने करा है। मैं कुलदीप यादव का एक टाइम था कि है ना वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, 2020 के अराउंड का टाइम था, जब आईपीएल में भी एक बार 2019 का शायद था, जब मोइन अली ने उन्होंने काफ़ी रन मारे थे। उसके बाद वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, लेकिन वहाँ से लेके जो उनका कमबैक हुआ और वहाँ से जो उनका टर्न अराउंड हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है। और रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कुलदीप यादव को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा है। तो कुलदीप यादव की सक्सेस का बहुत बड़ा एक रोल रोहित शर्मा ने प्ले करा है। और रोहित शर्मा भले ही कैप्टन हो चाहे ना हो, विराट कोहली भले ही कैप्टन थे नहीं है, लेकिन इन दोनों को हमेशा एक लीडरशिप रोल में रहना पड़ेगा अगर इंडिया को आगे भी अच्छा करना है तो। अब पिछला मैच याद करो, विराट कोहली जब तक क्रीज पे थे 93 रन बनाकर गए हैं, लेकिन वो जब तक क्रीज पे थे तब तक बहुत अच्छा मैच चल रहा था और ऐसा लग रहा था 4-5 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए
विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई, उसके बाद प्रेशर बिल्ड हुआ, हालाँकि मैच एंड में हम निकाल गए, लेकिन विराट कोहली जब 93 रन बना के आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ कर गए थे जहाँ से बहुत एक केक वॉक था, वहाँ से आप मैच नहीं जिता पा रहे, तो आप खुद सोचो कि जो लोग इसे नॉन कमिटल बोलते हैं, जो लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को नॉन कमिटल बोलते हैं, कैसे? आपकी टीम एक प्रॉपर मैच नहीं जीत पा रही, आप घर पे टेस्ट सीरीज़ हार रहे हो, तो आप कहाँ से इन दोनों के बिना आपको लग रहा है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। जैसे कि पिछले 2-3 सीरीज़ गई हैं, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? वो दोनों टीम में हैं, आप आगे की टीम के लिए सोचो। आप अपनी टीम बनाओ, एक बहुत अच्छा कोर बनाओ इंडिया का। और बॉलिंग में ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, चॉप एंड चेंजेस, इसको बंद कर दो। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ को एक सेटल स्क्वाड खिलाने की हमें बहुत ज़रूरत है। अर्शदीप को वापस लाओ, एक लेफ्ट आर्म का एंगल मिलेगा आपको। इंडिया हमेशा, पता नहीं लेफ्ट आर्म को, हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, पेसर नहीं है, पेसर नहीं है, और जब लेफ्ट आर्म पेसर आता है हमारे पास, तो हम उसको क्या करते हैं, बेंच पे बैठाते हैं, और उसकी जगह खेलता कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा। तो आपको एक सेटल स्क्वाड खिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हाँ, आपको अगर बैकअप्स तैयार करने हैं, तो उसके साथ-साथ बैकअप्स तैयार होते हैं। बुमराह नहीं है, अब बुमराह को, अभी बुमराह काफ़ी टाइम तक वो नहीं खेलेंगे ओडीआई क्रिकेट, और ना भी खेले कोई दिक्कत नहीं है। बुमराह एक प्रूवन मैच विनर है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिराज, अर्शदीप सिंह, उसके साथ-साथ हर्षित राणा को तैयार करो। हर्षित राणा को तैयार करोगे, अच्छा बॉलर है, बन जाएगा, साउथ अफ्रीका में काम भी आएगा। लेकिन वहाँ से आप अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट करो, तो वो एक ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट